महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ही एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा धमाका कर दिया है और एकनाथ शिंदे के इस ऐलान से बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि एकनाथ शिंदे किसकी तरफ है या एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है। हालांकि वैसे सबको पता है, लेकिन अब गठबंधन के तौर पर बीजेपी एकनाथ शिंदे को यही मान करके चल रही है कि वो हमारे रहमो करम पर रहेंगे। लेकिन वही है कि कुर्सी की एक बार जिसको कुर्सी का चस्का लग जाए, जिसको कुर्सी का स्वाद आ जाए, तो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। कुछ वैसा ही एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने आज तक चैनल पर बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने यह कहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। एकनाथ शिंदे क्या करने वाले हैं, क्या उनका प्लान है, क्या उनके मन में चल रहा है, इस बात को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इससे बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है और यह चुनाव में वोटिंग से 72 घंटे पहले जो किया गया है, इससे किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण बनेगा और बिगड़ेगा, इस बात को जरा समझिए। सबसे पहले तो आप ये आज तक की खबर देखिए जो इस वक्त में बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर सामने आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आगे मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं आगे मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। अब आप कहेंगे कि ये बीजेपी के लिए झटका कहां हुआ? ये तो बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे ने सरेंडर कर दिया है। देखिए, राजनीति के अंदर अगर लेफ्ट हैंड दिखाया जाता है तो समझिए कि राइट हैंड का इशारा किया जा रहा है और राइट हैंड दिखाया जाता है तो समझिए कि लेफ्ट हैंड का इशारा किया जा रहा है। राजनीति में एक और एक 11 नहीं बल्कि एक और एक कई बार 2 बन जाते हैं, कई बार एक और एक 2 की बजाय एक और एक 11 बन जाते हैं। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। अब जरा इस बात को समझिए कि एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, इससे बीजेपी को क्या नुकसान होगा। दरअसल बीजेपी के पास में अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, और इस बात का इशारा अमित शाह ने भी दिया था, उसकी भी आगे आपको बात करेंगे। अब अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस से अपने आप को बाहर करके दिखाते हैं तो फिर बीजेपी के पास में जो सबसे बड़ा नेता महाराष्ट्र का है वो है देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण है वो। और ऐसे में जो महाराष्ट्र की राजनीति है जिसमें अजीत पवार ने कह दिया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, ये वाली बात यहां नहीं चलने वाली, तो ऐसे में सीधे तौर पर यह आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की मराठा, ओबीसी, दलित और मुस्लिम तो पहले है ही, ये जो पूरा गठजोड़ होता है, ये गठजोड़ जाकर के अपने आप में कई सीटों पर 40%, कई सीटों पर 60%, कई सीटों पर 30%, इतना अपने आप में बन जाता है। कई सीटों पर 70, 75%, 80% तक चला जाता है। मराठा, ओबीसी, दलित और मुस्लिम, ये बीजेपी की ब्राह्मणवाद की जो राजनीति है, यानी ब्राह्मण चेहरे को आप सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो फिर सीधे तौर पर अगर ये चारों वर्ग एक साथ आ जाते हैं, मराठा, दलित, ओबीसी और मुस्लिम, अगर ये चारों एक साथ आ जाते हैं तो ये चारों अपने आप में मान करके चलिए कि बीजेपी को 50 सीट तक, 60 सीट तक, 70 सीट तक, 80 सीट तक, हद से हद यहीं तक समेट करके रख देंगे। उसके बाद में बीजेपी के पास में कोई चारा नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे की शरण में ही जाए। यह बात बिल्कुल दीवार पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। अब इसको कोई पढ़ सके तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह बात कह करके कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, यह बात कह करके बीजेपी का नुकसान यह किया है कि बीजेपी जो आज अपने आप को महाराष्ट्र के अंदर मजबूत स्थिति में देख रही थी, उस बीजेपी के अंदर पहले अजीत पवार ने डेंट लगा दिया। अजीत पवार ने कह दिया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, यह वाली बात यहां नहीं चलेगी। तो बीजेपी की जो राजनीति थी, बीजेपी जो ध्रुवीकरण करके एक साथ अपने वोटर को लामबंद करना चाह रही थी, उसमें पहले अजीत पवार ने डेंट मार दिया
और अब यह कह करके कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, पूरी तरह से बीजेपी की ब्राह्मणवाद की जो राजनीति है उसको उजागर कर दिया। और महाराष्ट्र की एक बड़ी बात यह भी है कि कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया सिवाय देवेंद्र फडणवीस के। तो यानी बिल्कुल सीधी साफ राजनीति दिखाई दे रही है कि एकनाथ शिंदे ने वो पूरी तरह से फंसा दिया है किसको? बीजेपी को। एकनाथ शिंदे वो कैसे बीजेपी को झटका दे रहे हैं, उसी के साथ में रह करके उसी का खेल बिगाड़ रहे हैं। और ये बीजेपी जो है वो दोनों तरफ से महसूस कर रही है। इस वक्त में बीजेपी बीच में खड़ी है और बीजेपी की एक तरफ अजीत पवार हैं जो धक्का दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एकनाथ ये बटेंगे तो कटेंगे वाले यहां से निकलो, वो नॉर्थ में चलता होगा, वहां के मुख्यमंत्री करते होंगे, ये यूपी बिहार में चलेगा, ये यहां नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जो है वो एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं अगर कुर्सी नहीं दोगे तो तुम्हारी कुर्सी भी नहीं मिलने दूंगा, अगर मुझे जो है वो आप बाहर बैठाओगे तो मैं तुमको भी बाहर बैठा दूंगा। अब चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे का यह कहना, हालांकि उसमें आगे उन्होंने यह जरूर कहा कि सीएम जो है वो महायुति का बनेगा, लेकिन इस बात को आप ज्यादा जो वो बड़े वजन के साथ में या यूं कहें कि इसको बहुत तवज्जो के साथ में नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जब तक वो अगर वो गठबंधन में है तो ऑफिशियली वो ये तो नहीं कहेगा कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। आधिकारिक तौर पर तो वो इसी बात पर डंका पीटता रहेगा, इसी बात पर जोर देता रहेगा कि हमारी सरकार बन रही है। लेकिन उन्होंने ये कह करके कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, एक तरीके से मैसेज दे दिया है मराठा को, ओबीसी को कि भैया देख लीजिए आपका क्या होने वाला है। दलितों को मैसेज दे दिया है कि आपका क्या होने वाला है। मतलब बीजेपी पहले से ही बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर ही रही है। और आप देखिए एकनाथ शिंदे को भी वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है और चुनाव से पहले तैयार नहीं है। दरअसल इसकी पूरी जो कहानी है वो उठ करके सामने आई अमित शाह के एक बयान से। अमित शाह का यह बयान आप देखिए। अमित शाह ने कहा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद में सभी बैठ करके मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार विमर्श करेंगे। यह एक अमित शाह का जो बयान है वो निकल करके सामने आया करीब 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले। अब अचानक से यह बयान निकल करके सामने आया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दरअसल बीजेपी को लग रहा था कि वो बहुत मजबूत है और बीजेपी अपनी गाड़ी को आगे लेकर के जाएगी और एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, उनको ना चाहते हुए भी बीजेपी के साथ में रहना पड़ेगा। ये बटेंगे कटेंगे ये वाली कैसेट जो है वो जोर शोर से बीजेपी ने चलानी शुरू कर दी। यहां तक कि आरएसएस ने भी उसको समर्थन दे दिया। दत्तात्रेय होसबोले उन्होंने भी अपनी इस बात पर मोहर लगा दी। फिर मोदी आए तो मोदी भी इसी लाइन पर चल पड़े कि एक है तो सेफ है। तमाम नेता इसी लाइन पर चलते हुए चले गए, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि आप अभी जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर जो 4 पाए हैं वो चारों पाए आपके नहीं हैं। उस कुर्सी पर सीधे तौर पर आपकी जो दावेदारी है वो तभी हो सकती है जब आप उन बाकी लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। लेकिन वो बाकी लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम कब तक जो है वो बैठे रहें। देखिए एक तस्वीर देखिए, आपको अजीत पवार का चेहरा समझ में आ जाएगा। सत्ता केंद्र, ये अजीत पवार ने एक पोस्टर जारी किया है, सत्ता केंद्र। तो मतलब अजीत पवार ये कह रहे हैं कि भाई मैं ही हूं किंग मेकर, और बार बार वो इस बात को तो कहते ही रहे हैं कि मैं कब तक डिप्टी सीएम बनूं, मुझे भी तो सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। मेरे बच्चे बोलते हैं कि मैं कब तक डिप्टी सीएम बनूं। तो यानी सीधे तौर पर अजीत पवार जो है वो खेल खराब कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे वो खेल खराब कर रहे हैं, और बटेंगे कटेंगे ये कह करके बीजेपी ने एक तरीके से अपना एजेंडा साफ कर दिया। उससे भी चीजें साफ हो गई। और उसके बाद में रही सही जो कसर है वो देवेंद्र फडणवीस को लेकर के है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को अगर आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस बार बार कहते रहे कि मैं समंदर हूं, मैं लौट करके आऊंगा, मेरे किनारे घर मत बसा लेना, ये मत कर लेना, वो मत कर लेना। तो देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही मैसेज दिया, पहले ही अपनी बात को साफ किया कि वो हर हाल में उस सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो उस कुर्सी पर बैठ करके क्या करेंगे सबको पता है। वो अपनी टीस निकालेंगे जो 5 साल तक पहले उन्होंने
जब कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी उस वक्त में महसूस किया, और उसके बाद में अभी डिप्टी सीएम के पद पर रह करके, सीएम से डिप्टी सीएम के पद पर रह करके जो महसूस किया, उस बात को निकालेंगे। दो खबर देख लीजिए, आपको देवेंद्र फडणवीस की राजनीति बिल्कुल साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में एक फाइल की चर्चा है, फडणवीस ने सिंचाई घोटाले की फाइल दिखाई। तो देखिए महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से राजनीति बदलती चली गई, इस बात को जरा आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर सीधे तौर पर हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि अगर बीजेपी को मौका मिल गया, अगर देवेंद्र फडणवीस को मौका मिल गया, और अगर ये पूर्ण बहुमत से आ गए, और वैसे भी इस बात को बच्चा बच्चा जानता है कि अगर बीजेपी 400 पार की होती तो इतना गिड़गिड़ाती नहीं बीजेपी, चाहे वो यू टर्न लेने वाली बात हो, जेपीसी की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड बिल की बात हो, तमाम अलग अलग मुद्दे हो। इस बात को राजनीति को समझने वाला छठी क्लास का विद्यार्थी वो भी समझता है कि बीजेपी जितनी कमजोर रहेगी उसकी सहयोगी पार्टियां उतनी ही सेफ है, बीजेपी जितनी ताकतवर है उसकी सहयोगी पार्टियां उतनी अपने आप में हाशिए पर चली जाएंगी। आज आप देख लीजिए क्या स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी की दो टांगे लगा करके चलना पड़ रहा है, बैसाखियां लेकर के चलना पड़ रहा है, और वैसी ही हालत जो है वो महाराष्ट्र में, वहां पर भी दो बैसाखियां हैं, उसके बगैर नहीं। लेकिन बीजेपी की समस्या केवल बैसाखियां नहीं है, बीजेपी की समस्या उसके अपने खुद के नेता भी हैं। नितिन गडकरी ने साफ साफ कह दिया, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मेरी महाराष्ट्र में कोई भूमिका नहीं है, यह नितिन गडकरी ने भी साफ कर दिया। तो मतलब हर कहीं से बीजेपी के लिए एक ऐसा तगड़ा झटका बार बार लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने आप में बहुत परेशानी में इस वक्त में जूझ रही है, और बीजेपी किस तरीके से अब अपने वोटर को संदेश देगी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब उसके पास में वक्त भी नहीं है, समय नहीं है। और ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे ने ऐसा दांव चला है कि जिसकी कोई काट ही ना हो, और इसलिए अब बीजेपी के सामने सिवाय इस बात के कि वो अगले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इस बात की घोषणा करे, और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज महाराष्ट्र में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे रांची के अंदर भी। मुंबई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और रांची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहां पर अपनी तरफ से कुछ आखिरी दांव वो लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे ने जो मोदी के सामने, शाह के सामने जो अपना लठ गाड़ दिया है, उससे बीजेपी कैसे निपटेगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।